नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जीके के। तो शुरू करने से पहले मेरा चैनल का जो नाम है ये है MSR GKGS। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। सीधा कह रहा है, इन द ग्लोबल फायर पावर GFP इंडेक्स मेथडोलॉजी, why are social modifier such as bonus and penalties incorporated into ranking formula? तो ये जो है GFP मेथोडोलॉजी की बात कर रहे हैं कि ये इसमें रैंकिंग फार्मूला में क्यों इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो इसके पीछे का जो रीजन है, टू एडजस्ट द रैंकिंग बाय अकाउंटिंग ऑफ स्ट्रेटेजी, एडवांटेज एंड लिमिटेशन बियॉन्ड रॉ मैन पावर एंड इक्विपमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर यही है। इसमें क्या होता है, जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है दुनिया भर के देशों की क्या करता है, जो उनकी डिफेंस पावर है उसका आकलन करता है। किसी भी देश की जो सैन्य क्षमता है उसके कह सकते हैं सैनिक या उसके हथियारों की संख्या पर नहीं निर्भर करता है, उस पर करता है, पर उसको इसमें कंसीडर सिर्फ इसके बेसिस पर उसकी पावर की मतलब अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको गिनने से वास्तविक युद्ध क्षमता का पता चलता मतलब पता चलता है। जैसे कि कह सकते हैं कि उनकी भौगोलिक स्थिति क्या है, उनकी जो नेचुरल रिसोर्सेस क्या क्या है, और इकोनॉमिक्स कैसी है। बाकी उनकी स्ट्रेटेजिक जो है वो उनके उनके फायदों को संतुलित करने के लिए जो भी उनके पास बोनस और पेनाल्टी जो अंक होते हैं वो सारे जोड़ करके कह सकते हैं कि सटीक जो पावर है उसका अंदाजा लगाया जाता है। तो ये जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है दुनिया भर के क्या करता है, जो कंट्री है उनकी सैन्य क्षमताओं का आकलन करता है, रैंक दिखाता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका कि which of the following best describe the core ritual and symbolic associated with the Morphin festival of गालो ट्राइब इन अरुणाचल प्रदेश। तो एक चीज तो है कि ध्यान रखिएगा, ये फेस्टिवल का नाम है मोफिन फेस्टिवल। दूसरा है सेलिब्रेट कौन करती है, गालो ट्राइब। ये कहाँ रहती है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। तो अब है इसमें से जो सबसे बेस्ट डिस्क्राइब करता है उसको देखना है। तो ये क्या है कि सेकंड कह रहा है, ये करेक्ट भी है। इट इन्वॉल्व रिचुअल सिमियरिंग ऑफ राइस पेस्ट, community feasting and prayer of the prosperity and protection from evil spirit। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। तो इसमें क्या करता है, मुफिन गालो जनजाति जो होती है वो क्या करती है, जब उनकी खेती कह सकते हैं पक जाती है तो उसके उत्सव में, जैसे धान हो गया तो जब पक जाता है तो उसके उत्सव में इसको सेलिब्रेट करते हैं। और हर साल इसको हर अप्रैल महीने में ही मनाया जाता है ताकि उनकी फसल क्या हो, अच्छी हो। ठीक है। ये लोग क्या करते हैं कि चावल का जो पेस्ट होता है अपने चेहरे पर लगाते हैं। ठीक है। जो इस बात का प्रतीक है कि पवित्रता और आशीर्वाद का प्रतीक है वो। ठीक है। इसमें जो लोग पूजा करते हैं वो देवी मोपीन है, जिनको कहते हैं कि समृद्धि की देवी कहा जाता है उनको। तो उनकी लोग पूजा करते हैं ताकि उनको बुरी आत्माओं से रक्षा हो और उनकी फसल अच्छी हो। ठीक है।
Which Mahajanapada was located in the region of present-day Eastern Uttar Pradesh and Bihar and became the nucleus of the Maurya Empire? तो वो कौन सा है? वो था मगध। जो महाजनपद थे उसमें कितने जनपद महाजनपद थे? पूरे के पूरे 16 थे। ठीक है, तो पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में बटे हुए थे। तो जो मगध है पूरा आपका ये बिहार वाला रीजन, उत्तर प्रदेश का कुछ रीजन मिला करके पूरा मगध था। What was the major role of बटुकेश्वर दत्त इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट? तो बटुकेश्वर दत्त तो आप लोग जानते हैं भगत सिंह के साथ क्या हुआ था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इन लोगों ने एक धुआं बम फेंका था, जिससे क्या है कि जो उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या है कि अपनी क्रांतिकारियों की आवाज को सुन सके। तो इस बम फेंकने से किसी की जान या किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ था, तो एक धुआं बम था। तो इसमें क्या था, बटुकेश्वर दत्त और ये भगत सिंह जी दोनों लोग थे, और बम फेंकने के बाद दोनों लोगों ने सरेंडर कर दिया, अपने आप को गिरफ्तार करवा दिया। 100 वाट बल्ब ऑपरेट 4 आवर डेली, एनर्जी कंज्यूम इन क्या है 25 डेज। तो किलोवाट घंटा ही होता है यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट मतलब किलोवाट घंटा। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4 घंटा है ये, 100 इंटू 4 इंटू 25, तो आपका कितना हो जाएगा? ये आपका 10,000 वाट लगभग कह सकते होगा आवर्स। ठीक है, तो ये 10 किलो वाट आवर होगा, तो आपका 10 यूनिट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन इसका करेक्ट ये वाला था। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य पूछ रहा है इसमें। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एम टू क्या करना है? डेवलप रिन्यूएबल हाइड्रोजन फ्यूल, क्योंकि जो कन्वेंशनल फ्यूल है उस पर ज्यादा डिपेंडेंस नहीं रह सकते, ये धीरे धीरे जो रिसोर्सेस हैं कम खत्म होती जा रही है, तो एनर्जी की क्राइसिस आ जाएंगी, जिससे अल्टरनेट फ्यूल चाहिए। तो हाइड्रोजन फ्यूल में जो कार्बन एमिशन है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल फ्यूल जो भी है। हु लेड द पाइका रिबेलियन इन 1817 इन उड़ीसा? तो ये ध्यान रखिएगा, रिबेलियन का नाम है पाइका, और हुआ था कब? 1857 उड़ीसा में। तो इसको क्या है, जो लीड किए थे उनका नाम क्या था? परीक्षण ये है बक्सी, पहला वाला है एक्चुअली, एक मिनट मेरा चलिएगा, ये है बक्सी जगबंधु। ठीक है, इनका नाम है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बाइका रिवोल्यूशन किन्होंने ये नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है assertion द डिक्कन प्लेट सपोर्ट एक्सटेंसिव ब्लैक सॉइल एग्रीकल्चर। रीजन है ब्लैक सॉइल, रिटेन मॉइस्चर एंड इज आइडियल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। ठीक है, तो क्या है ये दक्कन का जो पठार है, क्या है उसमें, क्या है काली मिट्टी होती है, और क्या करती है वो? नमी को सोख के रखती है, मतलब रोक के रखती है। तो ये आपका क्या है, इसमें काटन की खेती होती है। इसका जो है आपका
इसका जो ऑप्शन है करेक्ट ये वाला सही है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें कौन सा है, ये वाला सही है। Who was appointed as the Secretary of Ministry of Environment, Forest, Climate Change in 2025? तो वो कौन है, वो है अ, लीना नंदन। लीना नंदन को क्या किया गया, ये सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज का मतलब सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है इन द विजयनगर पॉलिटी द लिटिल हिंदूराय सुत्राना, सुरत्राना सिग्निफाइंग इन विजयनगर पॉलिटी द लिटिल हिंदूराय सुत्राना सिग्निफाई, क्या सिग्निफाई करता है भाई लोग देखते हैं। तो विजयनगर शासन व्यवस्था में हिंदू राय सूत्राण कह सकते हैं कि उपाधि का क्या मतलब है ये पूछ रहा है। तो इसमें है प्रोटेक्टर ऑफ हिंदू रियलम, ठीक है। तो इसमें जो है करेक्ट आपका है प्रोटेक्टर ऑफ हिंदू रियलम। तो इसमें क्या है, विजयनगर साम्राज्य के शासकों जैसे हरिहर बुक्का और कृष्णदेव राय ने हिंदू राय सूत्रधार की उपाधि धारण की थी। यह कह सकते हो आपकी एक संस्कृत शब्द है हिंदू राय, और अरबी में अरबी शब्द इनका क्या, इसका क्या होता है, सुल्तान होता है। एक एक कह सकते हो कि ये संगम है दोनों का, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ हिंदू शासकों के बीच में सुल्तान या हिंदू साम्राज्य का रक्षक कहा जाता था। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग, पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट, डिफेंस इज अ यूनियन सब्जेक्ट, एजुकेशन इज इन द कॉन्करेंट लिस्ट विच आर करेक्ट। पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें क्या है आपका तीनों ही सही है। एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में होती है, बाकी पुलिस जो होती है स्टेट के पास होती है, डिफेंस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 इनिशियली फिक्स द मिनिमम मैरिज एज फॉर द गर्ल्स एक्ट। तो जो ये है मैरिज एक्ट 1929 का, तो इनिशियली जो एज फिक्स की गई थी शादी की लड़कियों की, वो क्या थी, वो थी 14 साल। और लड़कों के लिए जो थी वो थी आपकी फॉर्मेल, ये थी 18। द यूनिफॉर्म सिविल कोड वुड प्राइमरली इम्पैक्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड का पहला प्रभाव क्या है, तो ये है आपका पर्सनल लॉ गवर्निंग मैरिज एंड इनहेरिटेंस। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का वर्णन जो है ना डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 44 में इसका कह सकते हैं को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। जो यूसीसी का जो मेन पर्पज है वो ये है कि देश के सभी नागरिकों के लिए क्या हो, समान मतलब ये है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म या संप्रदाय के हो। मतलब एक तरह से कह सकते हो सब पर क्या है, समान कानून लागू है।
द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज टू, जो चीजें मतलब कह सकते हैं इम्पोर्ट से जुड़ा हुआ है। इम्पोर्ट का मतलब होता है जो जो कुछ भी हो मतलब कोई सामान बाहर से हम इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है, तो उससे जुड़ा हुआ है। तो ये है रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट। अभी की जो सिनारियो ये है कि अभी हम लोग क्या करते हैं कि इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट, खासतौर से टेक्नोलॉजी के मामले में अगर किसी डिवाइस की बात ही करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हम इंपोर्ट करते हैं, तो हमारी डिपेंडेंसी अभी भी अदर्स कंट्री पर है। तो सबसे पहले अपन लोग को क्या करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग का जो पूरा सेटअप है वो कंट्री में डेवलप करना पड़ेगा। और जो पहला उसमें ऑब्जेक्टिव हो क्वालिटी इंप्रूवमेंट, अगर क्वालिटी हमने मैच करा दी है बाहर वाली कंट्री से तो अब हम लोग क्या होगा, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, इम्पोर्ट कम हो जाएगा, तो अपने देश का जो मनी है बाहर की तरफ कम जाएगा। इंडियाज गगनयान मिशन एम टू सेंड इंडियन एस्ट्रोनॉट इनटू स्पेस बाय द ईयर। तो क्या टारगेट है 2027 में जो गगनयान मिशन है उसको लॉन्च करना है इस ईयर को, ठीक है। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ युval नोआ हरारी बुक सैपियंस? युval नो हरारी बुक सैपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनकाइंड। तो जो बुक है वो का क्या नाम है, सैपियंस। ये पूरा का पूरा इनकी बुक है, युval नोआ हरारी की बुक है ये, जो सैपियंस के नाम से है। तो ये ह्यूमन काइंड पर लिखी गई है। तो ये पूछ रहे हैं उसकी, तो तरह से कह सकते हो कि इसकी थीम क्या है। इसकी थीम है ह्यूमन हिस्ट्री फ्रॉम कॉग्निटिव रिवोल्यूशन टू मॉडर्न ईरा। यह कह सकते हो विश्व प्रसिद्ध पुस्तक मानव प्रजाति होमो सेपियंस के इतिहास का एक तरह से कह सकते हो कि व्यापक विश्लेषण करती है। हरारी ने मानव विकास को चार प्रमुख कह सकते हो कि अ, तरीके से समझाया है। तो इसमें है संज्ञात्मक क्रांति, जिसमें कॉग्निटिव रिवोल्यूशन है, दूसरा है एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, तीसरा यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमनकाइंड, और लास्ट जो है वो है साइंटिफिक रिवोल्यूशन। यह किताब यह बताती है कि कैसे एक साधारण जानवर आज पूरी पृथ्वी का स्वामी बन बैठा है। मतलब साधारण जानवर मतलब इंसानों की बात हो रही है, तो इंसान भी बहुत साल पहले क्या था, एक एनिमल्स की तरह ही था। तो धीरे धीरे अपने आप को विकसित करते करते क्या हुआ, हम लोगों ने पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट है मार्जिनली यूटिलिटी रिफर्स टू। तो मार्जिनली यूटिलिटी का क्या मतलब है, तो ये है आपका एडिशनल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम वन मोर यूनिट। एडिशनल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम वन मोर यूनिट। तो यह जो योजना है, ये मतलब ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी, ये अर्थशास्त्र में किसी वस्तु या सेवा की एक कह सकते हो कि एडिशनल यूनिट है, जिसको कह सकते हो कि उपभोक्ता को मिलती है। उपभोक्ता मतलब होता है कंज्यूमर, जो उसका यूज करता है।
नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि प्रोटेक्ट फार्मर अगेंस्ट क्रॉप लॉस, फसल के नुकसान होने से किसानों को, मतलब अगर फसल की नुकसान हो जाता है तो क्या करेगी गवर्नमेंट, उसका इंश्योरेंस करती है, उसकी उनको पैसे देती है। ये जो योजना है 2016 में शुरू किया गया था। ये तभी गवर्नमेंट मतलब कह सकते हो कि इंश्योरेंस को अप्रूव करती है जब, अगर मान लो सूखा पड़ गया, कोई प्राकृतिक आपदाएं आ गई, ठीक है, उनकी अगर वजह से फसलों को नुकसान होता है तो उनको क्या करती है गवर्नमेंट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इसमें क्या होता है, किसानों को जो खरीफ फसल होती है उसके लिए 2%, और बाकी जो गेहूं वाली जो फसल होती है उसके लिए 1.5%, और बाकियों के लिए 5% का कह सकते हो कि प्रीमियम देना होता है। बाकी जो प्रीमियम होता है वो क्या होता है, सरकार खुद देती है। ये काफी कम प्रीमियम देना पड़ेगा इन लोगों को। नेक्स्ट है कंसिडर द स्टेटमेंट अबाउट गरबा। गरबा क्या है कि गुजरात में सेलिब्रेट होता है नवरात्रि के टाइम पर, माता दुर्गा की क्या करते हैं लोग, पूजा अर्चना करते हैं। तो ये है आपका, इट इज परफॉर्म ड्यूरिंग नवरात्रि इन गुजरात, इट इज अ ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ओनली बाय मेन। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं केवल पुरुष ही नहीं करते हैं, इसमें स्त्रियां भी शामिल होती हैं। तो ये आपका दूसरा वाला गलत है, पहला ही सही है। पुंछी कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन वाज सेट अप। पुंछी कमीशन के बारे में क्या है, पूछ रहा है कि ये कब गठन किया गया था। तो पुंछी कमीशन जो है 2007 में गठित हुआ था। इसमें क्या है कि भारत सरकार ने 2007 में भारत के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था मदन मोहन कुलची की अध्यक्षता में केंद्र सरकार राज्य संबंधी समीक्षा के लिए ये जो पुंछी कमीशन है इसको गठित किया था। और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 2010 में गवर्नमेंट को दी थी, जिसमें क्या था, राज्यपाल जो होते थे उनकी नियुक्ति और कार्यकाल, कह सकते हो कि जैसे हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 356 का उपयोग और सांप्रदायिक दंगों के दौरान केंद्र की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर इन्होंने क्या किया था, अपना वर्णन जो भी है एक तरह से रिपोर्ट पब्लिक मतलब गवर्नमेंट को सौंपी थी। तो पुंछी क्या है, एक पहले जो रिटायर्ड चीफ न्यायाधीश थे उनके नाम पर है ये कमीशन, ठीक है। ये 2007 में गठित हुई थी, 2010 में इसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंपी गई थी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सैंक्टम टावर इन अ नागर स्टाइल टेम्पल इज नोन एज। सैंक्टम टावर नागर स्टाइल में होता है तो इसको क्या कहते हैं, उसको शिखर कहा जाता है। नागर स्टाइल की जो टेम्पल्स होते हैं कहाँ बनते हैं, उत्तर भारत में बनते हैं, उसको नागर स्टाइल कहा जाता है, नागर शैली। तो नागर शैली में क्या होता है, जो गर्भगृह होता है वहां पर क्या होते हैं, जो मेन देवी देवता होते हैं उनकी मूर्ति होती है, उसकी ठीक ऊपर जो होता है घुमावदार ऊंचे जो टावर होता है वहां पर क्या होता है, शिखर होता है।
जो ऊपर वाला होता है उसको शिखर कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वॉलीबॉल कोर्ट स्पेसिफिकेशन इज करेक्ट। तो इसमें क्या होता है, वॉलीबॉल में कोर्ट की माप जो होती है आपका 18 मीटर होती है, ये ध्यान रखना है। और बाकी चौड़ाई जो होती है 9 मीटर की होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, खेल से ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग क्रिकेट का भी देख लेंगे, क्योंकि टेबल टेनिस से भी पूछा गया था उसकी बॉल का वजन क्या है, तो डायमीटर भी पूछ सकता है उसका, ये देख सकते हैं आप। तो इसका करेक्ट आंसर ये वाला है। नेक्स्ट कह रहा है कि इंडिया एंड चाइना हैव हेल्ड मल्टीपल राउंड ऑफ कॉर्प कमांडर लेवल टॉक टू इजी बॉर्डर टेलीस्कोप सिंस 2020। रीजन का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल is clearly demarcated and mutually accepted by both nations। तो इसमें है आपका जो आपका पहला वाला है, इंडिया चाइना ने बहुत आपने देखा था 2020 में बहुत बातचीत चली थी अपने देश की उनके साथ, ठीक है, बॉर्डर को लेकर के। लेकिन ये जो द्वार वाला है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को कर सके तो दोनों नेशन एक्सेप्ट कर लिया, ये गलत है। तो आपका करेक्ट कौन सा है, सी वाला है इसमें। वो सिक्योर इंडियाज मेडल इन मैन 57 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग एट द पेरिस 2024 ओलंपिक। तो 2024 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें क्या है 57 kg की जो मेन कह सकते कि प्रतियोगिता जो चल रही थी उसकी बात कर रहे हैं, कुश्ती वाली कि पदक किसने जीता है। तो पदक पदक जो जीता था उनका नाम था अमन सहरावत, ठीक है। तो ये नाम इनका याद रखना। तो अभी आप लोग करंट अफेयर्स से 2025 का भी देख सकते हो, क्योंकि एक साल पीछे का ही क्वेश्चन पूछा इसने। तो इन्होंने क्या था, इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो मेडल का नाम भी याद रखिए, ब्रॉन्ज मेडल। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली पेयर एथलीट्स इन स्पोर्ट। मीराबाई चन्नू, ये कह रहा है कि इनकरेक्टली पेयर्ड जो है उनको सिलेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें क्या है, मीराबाई चन्नू ने क्या किया था, वेट लिफ्टिंग में है, साइना नेहवाल बैडमिंटन, बजरंग पुनिया ये क्या है, एक पहलवान टाइप के हैं, तो ये बॉक्सिंग नहीं करते हैं, ठीक है। हरमप्रीत सिंह हॉकी, ये भी करेक्ट है। तो जो क्वेश्चन के हिसाब से जो गलत है ये वाला है। तो इसमें आगे भी बहुत क्वेश्चन है, तो अभी लगभग 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो उनको हम करेंगे। अभी इसमें बस इतना ही रहने देते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा चैनल का नाम है @MSR GK GS, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।